हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी कर रहे होंगे सीटेट की। 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, तो तैयारी करते रहिए, चाहे कहीं से भी करिए और एग्ज़ाम में भी अच्छे अंक लेकर आइए। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में देखने में से 1-2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं कम समय में बेहतर तैयारी के लिए। हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो आंसर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। बाकी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतर्निर्मित होना चाहिए। पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए या इकाई के अंत में होना चाहिए। आप बता सकते हैं दोस्तों, अपना मतलब अपना माइंड लगा के आप देख सकते हैं कौन सा आंसर इसमें से होना चाहिए। पाठ के अंत में ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ के अंत में आएगा तो बच्चा क्या सीख पाएगा। अब शुरू से हम पता नहीं क्या क्या उसको पढ़ा रहे हैं, तो हम पाठ के अंत में जाकर थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से। प्रकरण के अंतर्निर्मित, बिल्कुल प्रकरण में अंतर्निर्मित होना चाहिए, ताकि बच्चे को साथ के साथ जितना हमने पढ़ाया है, एक अच्छे टीचर की पहचान है, जितना उसने पढ़ाया उसका साथ के साथ रिवीजन कराता चले, है ना। तो वो प्रकरणों में अंतर्निर्मित होना चाहिए। तीसरा है, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। अलग अलग स्थानों से क्या मतलब है दोस्तों, अलग अलग स्थानों पे होगा तो उसे क्या पता लगेगा कौन सा किसका है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन से पार्ट का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इकाई में के अंत में, अब इकाई के अंत में होगा तो उसमें हमें यही नहीं पता चलेगा हमने कितना पढ़ा दिया, कौन सी लाइन पढ़ाई है, कितना पढ़ा दिया, और इकाई के अंत में जो है हमारे क्वेश्चन आंसर है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो प्रकरणों में अंतर्निर्मित होना चाहिए। और एक अच्छे टीचर की पहचान है कि साथ के साथ बच्चों से क्वेश्चन करता चले, ताकि बच्चों को भी ऐसा लगे कि हाँ, हम साथ के साथ सीखते चल रहे हैं। तो आंसर इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। आप अपना माइंड लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सबसे बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को। तो आप देखिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक अच्छा टीचर जो होता है, जो अच्छा शिक्षक होगा, वो पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को केवल पुस्तक पढ़ा दी और परीक्षा ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर भी हो जाएगा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। बिल्कुल, बच्चों के दृष्टिकोण को हम सम्मान भी दे सकते हैं और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमें तीसरा आंसर और देख लेते हैं। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। देखिए दोस्तों, अभिभावकों की बात अभी यहाँ नहीं करनी है हमें, हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, अभिभावक की बात नहीं करनी है। और फोर्थ आपका डी हो जाएगा, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। इन सब में सीटेट की खासियत है दोस्तों कि सीटेट जो है हर क्वेश्चन में ऐसे आंसर देगा जिससे आपको ये लगेगा कि ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपको उसमें से सबसे जो बेहतरीन आंसर होगा वो आपको निकालना पड़ता है, और यहीं बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हालांकि हम इसका 2 भी लगा सकते थे, लेकिन उससे बेहतर आंसर जो हमारा होगा, आंसर हो जाएगा डी। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आप अपनी तैयारी को परखिए, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, और हम आपके साथ हैं। 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, तो अपनी तैयारी को करते रहिए, चाहे किसी भी प्लेट किसी भी माध्यम से आप कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना है। आवधिक परीक्षा का प्रयोग, गृह कार्य, योगात्मक कार्य या पोर्टफोलियो। आंसर हो जाएगा आवधिक परीक्षाएं। आवधिक परीक्षाएं तो ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं करा ली, प्राथमिक स्तर पर तो परीक्षाओं को कोई महत्व नहीं रहता है। एक अच्छे टीचर है, प्राथमिक स्तर पर परीक्षाओं का कोई महत्व नहीं है। गृह कार्य देने से बच्चों पर बोझ बढ़ेगा, जबकि एनसीटी ये कहती है कि बिना बोझ के शिक्षा होनी चाहिए। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको बिना बोझ के शिक्षा दी, इसी वजह से बिना बोझ के शिक्षा होनी चाहिए। इसी वजह से नो बैग डे और बहुत सारी चीज़ें स्कीम ये लाते रहते हैं। योगात्मक भी हो सकता है, योगात्मक हो जाना चाहिए, लेकिन योगात्मक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन जो पोर्टफोलियो के जरिए किया जाता है। और पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो के अंदर हमारे बच्चों की पूरी डिटेल होती है, नाम, पता, उसका मानसिक जो संतुलन होता है, सारी चीज़ें, मतलब A to Z उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड, उसको क्या पसंद है और बहुत सारी चीज़ें उसकी पोर्टफोलियो में मान सकते हैं आप, लाइक ए रेज्यूम, जो CV होता है आपका, उस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है D। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये एक शिक्षक जो है पढ़ाते समय अपने हाथ, पैरों और श्रव्य दृश्य सामग्रियों, शारीरिक गतिविधियां जो होती है उनका प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों को दिशा निर्देश उपलब्ध कराने के लिए, दिशा निर्देश तो हो सकता है दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं कराने अभी, अधिगम में वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। देखिए, जहाँ इंद्रियों की बात आ जाती है तो वो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों को ही हमें जागृत करना है। बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं और वो देख के ज़्यादा सीखता है, तो हमारे जो हाव भाव होंगे उसको देख के ज़्यादा सीखेगा बच्चा। तो इसलिए अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते रहने से बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो एक शिक्षक को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों, शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते रहते हैं। शिक्षक को आराम उपलब्ध, ऐसा नहीं है शिक्षक आराम करेगा तो बच्चे क्या करेंगे दोस्तों? प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है। हो सकता है प्रभावी आकलन को सुगम बनाता हो, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आंसर B, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते रहना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं में सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता या अंतर संबंध की बात करते हैं। आप बताइए कौन सा आंसर इसमें से ठीक रहेगा? व्यक्तिगत भिन्नता, देखिए दो की बात हो रही है हमारी, सीमा की और लीना की बात हो रही है, तो सीधा सा हमारा आंसर आ जाएगा सीमा और लीना की जहाँ बात हो रही है तो भिन्नताओं की बात हो रही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात हो रही है हमारी। जबकि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, लीना चर्चा में ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो दोनों का अलग अलग है, तो दोनों की क्या होगी? व्यक्तिगत भिन्नताएँ होगी, दोनों में अलग अलग भिन्नताएँ हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर ऐसा नहीं है, निरंतरता, अंतर संबंध, ये आपके सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा A, क्वेश्चन नंबर 5 का A। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। किसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं? आप देखिए दोस्तों, समस्या के अलावा निम्न पर्यावरण की इतनी समस्या तो होती है। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण की अध्ययन की समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। किसकी सहायता करता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं दोस्तों। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में, सही दिशा में विद्यार्थियों का सारणीकरण करने में, पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। आप बताइए दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सीटेट में दोस्तों एक धारणा और है। सीटेट में अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया है, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, और इसमें आपको आंसर भी दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर हैं। तो इसमें धारणा बनी हुई है और ये 90% तक ठीक भी है। तो आप अपने आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जो सबसे बड़ी लाइन होगी, जो सबसे बड़ा जिसमें ज़्यादा लिखा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी 90% तक ठीक हो जाता है। बाकी अगर आपको तुक्का उक्का लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया होता है और ये डिस्लेक्सिया जो है पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। डिस्लेक्सिया मुख्यतः यहाँ जाएगा पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अब इसी जो आपकी अक्षमता होती है, कुछ इस प्रकार की अक्षमता होती है, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, पढ़ने संबंधी विकार हो गया। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, और ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में, आप ये ना समझिएगा कि वैसी है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी, जब आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक पेपर है और आपको उस पर जब ग्राफ बनाना है, इसका मतलब आप उस पर ग्राफ बनाओगे तो लिखोगे, तो लिखने संबंधी विकार यानी कि डिस्ग्राफिया हो गया। ग्राफ संबंधी विकार। डिस्कैलकुलिया, इसमें तो कैलकुलिया आ रहा है, कैलकुलेटर से संबंधित होगा, यानी कि गणित कौशल संबंधी विकार की बात कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं सीटेट के, कोई सा भी आपको दे सकता है इसमें से निकाल के। डिस्फेजिया वाक संबंधी, किसी से हम बात कर रहे हैं तो उसको डिस्फेज कर रहे हैं, उसको कैसे फेस करना है हमें, तो इसमें डिस्फेजिया आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। किसी बोलने संबंधी, किसको फेस संबंधी समस्या होती है डिस्फेजिया, यानी कि हम सामने वाले को अपनी बात अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। डिस्प्रैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। डिसऑर्थोग्राफिक वर्तनी संबंधी विकार होता है। और एक लास्ट होता है आपका ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार हो जाता है, श्रवण संबंधी विकार। तो सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात करें, डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है और डिस्फेजिया भी पूछा गया है और डिस्प्रैक्सिया भी पूछा गया है। तो इनको तो खैर ये अभी ऐसा नहीं है कि पूछा गया हो, लेकिन 4-5 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 9, तो किसका परिणाम हो जाएगा? उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि एवं स्वयं गरिमा। तो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं उच्च उपलब्धि एवं स्वयं गरिमा के जरिए। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, अल-बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था दोस्तों उज्बेकिस्तान। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अल-बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था उज्बेकिस्तान।
अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी जो हम खेल खेलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। अब इनका आंसर देखते हैं हम। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना हो सकता है। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। देखिए नाम याद, ये रटने वाली जो कहानी है ये सीटेट में नहीं पूछी जाती, ये तो आपको निगेटिव ही है। अगर रटना और याद कराना और इस तरह की चीज़ें हैं तो ये तो आपको निगेटिव पॉइंट है, ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। जो टैग वर्ड होता है ना दोस्तों, इस तरह के टैग वर्ड निकाल लेने चाहिए आपको। कुछ चीज़ें हैं याद रखना, रटना, इस तरह के, तो ये तो आप निगेटिव उसमें रखिए। शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्य, टेलीविज़न पर खेल देखेंगे दोस्तों तो अपनी एक्टिविटी कैसे करेंगे, प्रयोग करके कैसे सीखेंगे। डी हो जाएगा शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाने पर। देखो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाने और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, तभी तो उनकी एक्टिविटी होगी, तभी तो प्रोजेक्ट जैसे कहते हैं प्रयोगात्मक करके सीखेंगे। उसके बाद ही तो पता चलेगा बच्चा कितना सीखा है, बच्चों की मांसपेशियाँ मजबूत होगी और खेल में ही बच्चे का जो है जो माइंड होता है वो डेवलप हो जाता है अच्छी तरह से, क्योंकि वो सहयोग की भावना आ जाती है, एक दूसरे से बोल खेलते हैं, मांगते हैं, कुछ देखते हैं। तो शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, ये इसका 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा हमारा ईवीएस संक्षेपण। जो ईवीएस क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा दोस्तों, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो ईवीएस संक्षेपण है वो हो जाता है, ये तो आपको पता होगा दोस्तों, एनवायरमेंटल स्टडीज़ इसको कहा जाता है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये हो जाएगा इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब नापने वाला यंत्र, जो वायु दाब को नापता है, तो वायुदाब को नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। और वायु में आर्द्रता को मापता है वो हाइग्रोमीटर हो जाता है। ये आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। थर्मामीटर तो जो नॉर्मल बुखार चेक करते हैं ना डॉक्टर, बुखार नापते हैं तो थर्मामीटर के जरिए बुखार नापते हैं। और सिस्मोग्राफ की बात कर लेते हैं तो ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है, सिस्मोग्राफ। तो हमारा 13 का आंसर हो जाएगा पी। वायुदाब नापने वाला यंत्र होता है बैरोमीटर। वायु की हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। ये क्वेश्चन भी पिछली कक्षा में पूछा गया है एक बार। ट्रांसजेनिक पौधा होता है और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है दोस्तों SO2। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। टुंड्रा नहीं होगा, सवाना नहीं होगा और मरुस्थल नहीं होगा। तो निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होता है। टुंड्रा में ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो इसलिए वहाँ नहीं होगा। सवाना में ज़्यादा जो है ये सवाना जो है विषुवत रेखा पे पड़ता है तो वहाँ पे भी नहीं होगा। और मरुस्थल में तो होता ही नहीं है दोस्तों। सवाना जो है ये अफ्रीका में पड़ता है, सवाना।
फ्री में सब आना। इस तरह से ट्रिक से याद रखते हैं हम दोस्तों इनको। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? आम पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आम पकाने में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है आम पकाने के लिए। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? तो दूषित जल पीने से दोस्तों टाइफाइड फैलता है, एड्स फैलता है, जो विषाणु के कारण एड्स फैलता है। एनीमिया खून की कमी को कहा जाता है, और टिटनेस जो है बच्चों में इसका टीका लगाया जाता है टिटनेस का। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है। द्विबीजपत्री पौधा होता है सरसों का पौधा, ये होता है द्विबीजपत्री। और ये सरसों जो है रबी की फसल के अंतर्गत आती है, रबी की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो जल का अधिग्रहण जो पौधों में किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जल का जब एक पेड़ होता है दोस्तों, और ये मिट्टी में खड़ा है, ये इसकी जड़ है, तो जब जड़ में जल जाता है तो ये जाइलम हो जाता है। जल जैसे जड़ और जैसे जाइलम, तो ये ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो ये जल जाएगा तो जाइलम हो जाएगा। और अगर जब एक सूर्य का प्रकाश जब इन पत्तियों पर पड़ेगा तो ये भोजन बनाएंगी, और भोजन बना के फिर जो है भोजन को पूरे जो पेड़ में फैलाने को कहते हैं फ्लोएम। तो ये फ्लोएम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो ऋग्वेद। जैसा आप जानते हैं कि ऋषि सबसे पहले आते हैं, तो ऋषि इसी में है और ये सबसे पहले आएंगे। बाकी आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं, RYSA, रायजा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और वेद त्रयी की बात करते हैं, वेद त्रयी। वेद त्रय में कौन कौन आते हैं? तो एक ए को हटा दीजिए बस, और ये RYS ये वेद त्रयी हो जाएगा। RYS ये वेद त्रयी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और सामवेद ये संगीत की बात करता है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ आ रहा है तो यज्ञ की बात करता है। और अथर्ववेद जो है ये जादू टोने की बात करेगा, जादू टोने की बात करेगा। इस तरह से ये चारों वेद हमारे हो जाते हैं। और साहित्यिक स्रोत सबसे पहला जो है ऋग्वेद ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चरने वाले जो पशु होते हैं वो वनस्पति को चुनकर चरना। जगह जगह हमारे जो है चरने वाले जानवर फिरते रहते हैं और किसी चीज़ को खाते हैं, और फिर वो उनके खाने के द्वारा जो है वो कहीं पे जाकर उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से चुनकर चरने वाले वनस्पति को बदलते रहते हैं, और वहीं पे उनका जो है जो मल होता है उससे निकल के पौधे बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियों के लिए विटामिन डी, तो आपको याद ही है कि धूप से मिलती है विटामिन डी, और इसमें कैल्शियम और ऐड कर देंगे। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, दोस्तों भारत की बात कर रहा है ये, भारत की बात कर रहा है, तो भारत में हो जाएगा माउंट K2। माउंट K2 भारत में है। और अगर संसार की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की बात कर रहे हैं तो माउंट K2। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है दोस्तों क्षोभ मंडल। और इसको याद किस तरह से करते हैं? तो एक ट्रिक है, ये होती है छोड़ सबको मैं आया
बाहर। तो इस तरह से इसकी ट्रिक होती है। तो सबसे नीचे हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसके ऊपर हो जाएगा समताप मंडल, उसके ऊपर हो जाएगा मध्य मंडल, उसके ऊपर हो जाएगा आयन मंडल और सबसे ऊपर होता है बाह्य मंडल। ये 5 परतें होती है वायुमंडल की। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमाता है? तो कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमाता है? तो 26 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी होता है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि मैना जो होती है एक झटके में अपनी गर्दन पीछे घुमा देती है। कोई से अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर को घोंसला कौन बनाता है? कौवा बनाता है। एक पेड़ है और सबसे ऊंची डाल पर। और एक क्वेश्चन चील से बनता है दोस्तों कि सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? वो चील बनाती है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन वाला है ये। अगर कोई की बात करते हो तो एक पेड़ है उसकी सबसे ऊंची डाल पर बनाएगा, लेकिन चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ की डाल पर बनाएगी। और कोयल कभी जो है अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है, ये कोए के घोंसले में अंडे देती है। तो एक क्वेश्चन से हमारे कितने सारे आंसर निकल जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लू, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। 27 देख लेते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? जो वायुमंडल है हमारा उसमें 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार पाया जाता है? तो ये तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में। 78% के आसपास हमारी नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन और किसी में नाइट्रोजन नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 27 का आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। जो शैक्षणिक भ्रमण होता है उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में जो हमारा पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप बताइए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आपके लिए तत्पर हैं। और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपके किसी भी तरह के सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आप हमें क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। तो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। प्रत्यक्ष अनुभव से ही बच्चा जो है सीखता है ज़्यादा। समाजीकरण को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन में टीम को बढ़ावा देना हो सकता है, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो बेहतर आंसर होगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, कार्य समाजीकरण रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्य समाजीकरण रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता, आंसर हो जाएगा मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होती है। ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो क्यों आवश्यक होता है? तो मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप सबसे बड़े वाला आंसर लगा सकते हैं। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। जो आप सतत मूल्यांकन करेंगे और व्यापक मूल्यांकन है, सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। अगर आप लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि अंतर्निहित होता है, पाठ में अंतर्निहित होता है और क्वेश्चन जो शिक्षक को साथ के साथ पूछते रहना चाहिए, तो उससे क्या होता है सतत जो लगातार हमारा जो मूल्यांकन होता है वो चलता रहता है। तो उससे क्या होता है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है और वो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बेस्ट ऑफ लक। आप 20 अगस्त को पेपर देने जाएंगे, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।